रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उसी तरह हमारा जो सेकेंड ईयर है सेकेंड ईयर का चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का आज हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ कर्व्ड सरफेस। सही, इसको दो तीन हर बुक में मतलब इसके कुछ टाइटल मतलब हर बुक में इसका टाइटल मुख्तलिफ है। मैं हर बुक को देखकर फिर उस तमाम टाइटल लिख लेता हूँ ताकि आप उससे कंफ्यूज ना हो। तो टाइटल को बताने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन की घंटी को पुश कर दे ताकि आपको नए आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। ये लेक्चर सिर्फ सेकेंड ईयर बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं, ये हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे अगर आप सेकेंड ईयर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एमडीके, नम्स, ईटा के लिए, मैं इसमें दोनों साइड ही कवर कर लेता हूँ। इसमें हर बेसिक से स्टार्ट कर एडवांस तक इस लेक्चर को मैं क्या कर लेता हूँ, कवर कर लेता हूँ। इसमें हर वो कम्प्लेक्स पॉइंट भी डिस्कस कर लेता हूँ और हर वो बेसिक्स पॉइंट भी कवर कर लेता हूँ जो एफएससी के लिए लाजमी होता है। तो एफएससी के लिए और साथ साथ में एमडीके हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये लेक्चर क्या होगा, दोनों ही के लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टाइटल है, इस टाइटल को कुछ बुक्स में, मैं हर बुक्स को देखता हूँ तो उसमें मुख्तलिफ फॉर्म में लिखे हुए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसमें टाइटल को थोड़ा चेंज करके लिखा हुआ है। मैंने हर बुक से रिलेटेड इस टाइटल को लिखा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो थ्रू अ कर्व्ड सरफेस। कुछ बुक में इसको किस तरह लिखा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ कर्व्ड सरफेस, के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कर्व्ड सरफेस में किस तरह फाइंड करते हैं। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर एक कंप्लीट लेक्चर दिया था। वहां पर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक फार्मूला बताया था। मैं सिंपल वो फार्मूला यहाँ पर लिख लूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वो फार्मूला क्या था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। सही है, और ये क्या था? वेक्टर एरिया। वहां पर मैंने बताया था कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला ये फार्मूला क्या है, ओनली एप्लीकेबल, मतलब ये फार्मूला आप तब यूज कर सकते हो ना जब सरफेस क्या हो, फ्लैट हो, मतलब बिल्कुल सीधा सरफेस क्या हो, फ्लैट हो, जिस तरह ये है। जब सरफेस क्या हो, बिल्कुल फ्लैट हो, बिल्कुल क्या हो, फ्लैट हो, तो फिर आप क्या यूज कर सकते हो, सरफेस क्या हो, फ्लैट हो। सही है, तो फिर आप ये वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला ये वाला फार्मूला क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अगर सरफेस कर्व बन गया तो ये फार्मूला आप यूज नहीं कर सकते हो। फिर वो कर्व सरफेस पर ये फार्मूला हम किस तरह यूज कर सकते हैं, मतलब कर्व सरफेस पर तो ये फार्मूला हम यूज कर ही नहीं सकते। ये फार्मूला E इज इक्वल टू ई डॉट ए, ये फार्मूला हम किस चीज पर यूज कर सकते हैं, सिंपल, जो सरफेस क्या हो, फ्लैट हो। तो अब इस फार्मूले को हम कुछ मॉडिफाई करके क्या करेंगे, कर्व सरफेस पर अप्लाई करेंगे, और कर्व सरफेस को हम कर्व सरफेस से भी क्या बनाएंगे, फ्लैट सरफेस। अब किस तरह, दूसरा टाइटल इसका किस तरह हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इंक्लोजिंग अ चार्ज। कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, थ्रू अ सरफेस, किसी भी सरफेस में एक चार्ज अंदर पड़ा हुआ है, उससे जो कोई भी इंक्लोज सरफेस है, क्या है, इंक्लोज, मतलब एक बंद सरफेस है ना, उसके अंदर एक चार्ज पड़ा हुआ है, उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है। उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। सही है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ कर्व्ड सरफेस या इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इंक्लोजिंग अ चार्ज, मुख्तलिफ किस्म के, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सिंपल इंक्लोज सरफेस। सही, इंक्लोज सरफेस इस तरह भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इंक्लोज सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ कर्व्ड सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंक्लोजिंग, मतलब मुख्तलिफ किस्म के टाइटल इस तरह आपको मैंने बता दिया, तो इस तरह टाइटल आ सकते हैं। सही, तो ये तमाम के तमाम टाइटल क्या थोड़ा डिफरेंट है, मगर इसका मकसद एक ही है। तो अब मैं क्या बता रहा हूँ कि हम क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी इंक्लोज सरफेस का, क्या, किसी भी इंक्लोज सरफेस का, मतलब कर्व्ड सरफेस का, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे। सही, सिंपल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था कि किसी भी एरिया से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का गुजर जाना। एक एरिया से जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेट्स सपोज ये एक एरिया है ना, इससे जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरते हैं ना, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी एरिया से गुजरते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब यहां पर हम क्या डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ कर्व्ड सरफेस। सही है, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंक्लोजिंग सही है, अच्छा सही है। अब इसको हम किस तरह डिस्कस करेंगे, लेट्स सपोज ये एक सरफेस, ये जो हमारे साथ स्फीयर की फॉर्म में है ना, स्फीयर की फॉर्म में, ये क्या है, इर्रेगुलर, मतलब ये तो कर्व्ड सरफेस है ना। इससे पहले मैंने आपको बताया था ना कि किसी भी एरिया को ना, एरिया हमारे साथ सिंपल क्या है, एरिया हमारे सिंपल एक स्केलर क्वांटिटी है। एरिया का सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता इसी। मगर हम जब फ्लक्स की बात करेंगे तो फिर एरिया के साथ एक वेक्टर असाइन करना लाजमी है। एरिया को एज अ वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते थे, एक वेक्टर एरिया, इमेजिनरी वेक्टर एरिया क्या करते थे, उसके साथ असाइन करते थे, और वो वेक्टर एरिया हमेशा उस एरिया के साथ क्या होता था, परपेंडिकुलर। ये पिछले लेक्चर में मैंने डिटेल से बताया था, वो क्या होता था, परपेंडिकुलर होता था। सही है, जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि लेट्स सपोज एक एरिया है ना, ये एरिया है। सही है, कोई भी सरफेस एरिया है, कोई भी सरफेस एरिया है।
अब इस एरिया को मैंने वेक्टर तौर पर, मतलब जब मैं फ्लक्स की बात करूंगा तो इस एरिया के साथ एक वेक्टर असाइन करना लाजमी है ताकि वो इस एरिया को वेक्टर तौर पर रिप्रेजेंट करे। वो हम क्या करते हैं, इमेजिनरी असाइन करते हैं, सी इमेजिनरी। तो इसके साथ अगर मैं वेक्टर एरिया, ये क्या है, इसका क्या बन गया, वेक्टर एरिया, ये इसका क्या बन गया, वेक्टर एरिया। और मैंने बताया अभी तक कि ये वेक्टर किसी भी जो फ्लैट सरफेस होगा ना, फ्लैट सरफेस जिस तरह ये है, सही है, फ्लैट सरफेस, उसके लिए मतलब उसको एक वेक्टर असाइन करना था कि वो इस एरिया को वेक्टर तौर पर रिप्रेजेंट करे। उस वहाँ पर हमारे साथ सिर्फ एक ही वेक्टर की जरूरत होता था। उस एरिया को वेक्टर तौर पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिर्फ क्या करते थे, एक ही वेक्टर यूज करते थे। जिस तरह ये एरिया, वो आप इस पॉइंट पर भी यूज करते हो, किसी भी पॉइंट पर यूज कर सकते हो ये, मगर शर्त क्या है कि ये वेक्टर एरिया नहीं है जो आपने इस सरफेस के साथ, इस सरफेस एरिया के साथ असाइन किया है। इस सरफेस को क्या कर रहे हैं, वेक्टर तौर पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लोग वेक्टर एरिया से कंफ्यूज होते हैं। वेक्टर एरिया हम इमेजिनरी तौर पर एक इमेजिन करते हैं, हाइपोथेटिकल है, सही है, हम खुद से लगाते हैं, सही, ये कोई कंसेप्ट मतलब हम इमेजिन करते हैं। जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम सिर्फ फील करते हैं, हमें नजर नहीं आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड निकलती है और नेगेटिव चार्ज में इनवर्ड होती है, सही, हम सिर्फ इमेजिन करते हैं। टेस्ट चार्ज ही के बुनियाद पर हमने इसको इस तरह इमेजिन की हुई। तो इसी तरह ये वेक्टर एरिया भी क्या है, किसी भी एरिया के साथ हम असाइन करते हैं, सही, किसी भी एरिया के साथ जो वेक्टर एरिया वो हम असाइन करते हैं ताकि वो एरिया को वेक्टर तौर पर रिप्रेजेंट करे, सही है। तो ये वेक्टर एरिया हमेशा इस सरफेस एरिया के साथ क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो फ्लैट एरिया के लिए हमारे साथ सिर्फ एक ही वेक्टर एरिया होता था जो इसको एरिया को क्या करता था, वेक्टर तौर पर रिप्रेजेंट कर लिया। और ये वेक्टर एरिया आप किसी भी जगह यूज कर सकते हो ना, यहां पर भी यूज कर सकते हो, यहां पर भी यूज करते हो, किसी भी पॉइंट पर आप यूज कर सकते हो ताकि इस एरिया को क्या करे, वेक्टर तौर पर रिप्रेजेंट करे। सिर्फ एक ही वेक्टर एरिया की जरूरत होती है, मगर कर्व सरफेस में एक से ज्यादा वेक्टर की जरूरत होती है। यहां पर मैंने लिखा है कि कर्व सरफेस इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल वेक्टर एरिया। कर्व सरफेस पे हम सिंगल वेक्टर एरिया यूज नहीं कर सकते, वहां पर एक से ज्यादा यूज कर सकते हैं। किस तरह, यहां पर अभी मैं आपको बता रहा हूं ना। मेरा डस्टर किधर गया, डस्टर इधर पड़ा था, खैर डस्टर नहीं मिल रहा है, सही। अगर लेट सपोज है क्या, एक कर्व सरफेस ये क्या है, एक स्फीयर मैंने बना दिया, सही। अब ये स्फीयर है ना, अगर मैं इसको क्या करूं, अब मैंने इसके अंदर एक चार्ज रख लिया, जिस तरह ये, सी, पहले समझाने के लिए, इसके अंदर मैंने लेट सपोज कोई भी पॉजिटिव चार्ज रख लिया। अब मैंने इसका क्या करना है, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, मतलब इस एरिया से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है ना, किसी भी एरिया से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का निकल जाना, उसको हम क्या नाम देते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहाँ पर मैंने इस चार्ज का, इस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। मैंने आपको बता दिया कि ये जो फार्मूला पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए, ये हम तब यूज कर सकते हैं जब एरिया क्या हो, फ्लैट हो। तो अब हमने इस सरफेस एरिया को किस तरह फ्लैट बनाना है, सही है। अब हमने क्या करना है, जिस तरह अपने फर्स्ट ईयर में जो फोर्स पढ़ा था ना, वेरिएबल फोर्स, जहाँ पर डिस्टेंस क्या वेरिएबल हो, तो फिर आप उस डिस्टेंस को क्या करते थे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और जिस तरह वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स एंड वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। तो वहाँ पर जो वेरिएबल फोर्स होता था ना, तो वहाँ पर आप क्या करते थे, जब एरिया डिस्टेंस यूनिफॉर्म नहीं होता तो अब आप उस डिस्टेंस को इतने छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड करते थे कि वो हर डिस्टेंस में फोर्स और डिस्टेंस क्या होता था, कांस्टेंट हो जाता था। तो इसलिए हम इसको भी क्या करेंगे, इतने स्मॉल पीसेज में डिवाइड करेंगे ताकि इसका एरिया क्या हो जाए, प्लेट हो जाए। जिस तरह ये इसको इस तरह स्मॉल पीसेज में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, सही है। स्मॉल पीसेज में मैंने इसको डिवाइड कर लिया, इस सरफेस एरिया को, सही है। अब आपको नजर भी आ रहा है, अगर आप हर पीस को देखोगे तो वो क्या होगा, प्लेट होगा, सही। ये प्लेट जिस तरह ये है ना, ये सरफेस एरिया प्लेट, ये सरफेस एरिया सबको मैंने स्मॉल पीसेज में डिवाइड कर लिया और हर सरफेस एरिया क्या बन गया, एक फ्लैट सरफेस एरिया बन गया। तो इसलिए अब हर सरफेस को आपने वेक्टर तौर पर रिप्रेजेंट करना है, तो उसके साथ एक वेक्टर असाइन करना लाजमी, एक इमेजिनरी वेक्टर असाइन करना लाजमी है ताकि वो उस एरिया की क्या करे, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करे, मतलब उस एरिया को वेक्टर तौर पर रिप्रेजेंट करे। जिस तरह यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ना, इस एरिया के लिए वेक्टर एरिया क्या होगा, ये, इस एरिया के लिए वेक्टर एरिया ये होगा, इस एरिया के लिए वेक्टर एरिया ये होगा, इस एरिया के लिए वेक्टर एरिया ये होगा, जिसके साथ मैं ए वेक्टर लिखता हूँ, सही, सबके साथ। इस एरिया का वेक्टर एरिया ये होगा, इस एरिया का वेक्टर एरिया ये होगा, इस एरिया का वेक्टर एरिया ये होगा, इस एरिया का ये होगा, सही है। तो हर एरिया का एक वेक्टर एरिया होगा।
अब मैंने आपको बोला कि जब सरफेस कट हो जाए तो फिर हम सिंगल वेक्टर यूज नहीं करते, फिर हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा वेक्टर यूज करते हैं, क्योंकि हर पेज के लिए अलग अलग वेक्टर की जरूरत होती है, हर पेज को एक वेक्टर असाइन करना लाजमी होता है। तो इसलिए इस पेज का जो वेक्टर एरिया वो ये है, इस पेज का इस स्मॉल पीस का ना वेक्टर एरिया ये है, इस स्मॉल पीस का वेक्टर एरिया ये है, इस स्मॉल पीस का वेक्टर एरिया ये है। सही। वैसे जो फ्लैट सरफेस होता है तो उसको हम एक ही वेक्टर असाइन करते थे, मगर जब कर्व सरफेस बन जाएंगे तो फिर उस कर्व को अपने स्मॉल स्मॉल पीसेस में डिवाइड करना है ताकि हर पीस क्या हो जाए, फ्लैट बन जाए, हर पीस क्या हो जाए, रेगुलर बन जाए, फ्लैट बन जाए। तो फिर आप हर प्लेट को क्या, हर पीसेस को, हर पेज को क्या करोगे, हर स्मॉल पीस को एक वेक्टर एरिया असाइन करोगे ताकि वो इस एरिया को वेक्टर तौर पर रिप्रेजेंट करे। सही है, उसको हम वेक्टर एरिया कहते हैं। तो इसलिए हर एक का वेक्टर एरिया क्या हो गया, बन गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि जब कर्व सरफेस, अब इसको हम एक ही वेक्टर एरिया से क्यों रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, मतलब इन तमाम कर्व सरफेसेस को एक ही वेक्टर एरिया के साथ क्यों रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया अभी तक कि जो ये वेक्टर एरिया ना, किसी भी एरिया के साथ जब आप वेक्टर एरिया लगाते हो तो वो एरिया के साथ, इस एरिया के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए। सही है, इस एरिया के साथ क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी लेट सपोज मैंने बताया कि यहाँ पर मैं हर एरिया के साथ वेक्टर एरिया क्यों लगा रहा हूँ, सही, क्यों लगा रहा हूँ। अब आपको बात समझ आएगी कि मैं क्यों लगा रहा हूँ। अब मैंने इस पेज के लिए ना, इस स्मॉल पीस के लिए, इसको वेक्टर तौर पर रिप्रेजेंट के लिए मैंने इसके साथ एक वेक्टर एरिया लगा लिया, वेक्टर एरिया मैंने इसके साथ असाइन कर लिया। अब मैंने क्या बताया कि ये वेक्टर एरिया इस सरफेस एरिया के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए। मैं लेट्स सपोज इस एरिया की बात कर लेता हूँ। सही, इस मैंने तमाम स्मॉल पेजेस में डिवाइड कर लिया, हर पेज का जो एरिया है वो फ्लैट है। सही है, मैंने एक ही वेक्टर लिख लिया। सही है, एक ही वेक्टर लिख लिया। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि कर्व सरफेस में हम एक वेक्टर एरिया क्यों यूज नहीं करते, क्यों बहुत सारे हर पेज के लिए अलग अलग वेक्टर एरिया यूज करें। इसलिए यूज करें ना, मैंने बता दिया कि ये वेक्टर एरिया इस सरफेस एरिया के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए, इस सरफेस एरिया के साथ क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो आपको नजर है परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, 90 डिग्री एंगल यहाँ पर बनना चाहिए सरफेस एरिया के साथ और ये वेक्टर एरिया के साथ। मगर अगर आप इस पेज की बात करोगे ना, इस पेज की बात, जो ये वेक्टर एरिया ना, ये पेज और ये वेक्टर एरिया, ये दोनों क्या होंगे, जो ये पेज है ना और ये वेक्टर एरिया पर बना हुआ है, ये तो बिल्कुल इस सरफेस के साथ क्या है, परपेंडिकुलर नहीं है, इस सरफेस के साथ क्या है, परपेंडिकुलर नहीं है। अगर आप इस पेज की बात करोगे ना, तो इस पेज का जो सरफेस ये है और इसका जो वेक्टर ये नहीं, हमने यहाँ पर ड्रा करी, एक वेक्टर ड्रा किया, तो ये वेक्टर और इस पेज के दरमियान तो 90 डिग्री एंगल नहीं बन रहा है ना, ये बिल्कुल जो वेक्टर एरिया वो हमने इस तरह बनाया है और यहाँ पर ये पेज ये है इस तरह। तो इसलिए हर सरफेस एरिया के साथ वेक्टर एरिया हम असाइन करते हैं ताकि वो उस सरफेस एरिया के साथ क्या करें, 90 डिग्री का मतलब क्या हो, परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री एंगल बनाए। सही है, वेक्टर एरिया जब भी आप किसी भी सरफेस एरिया के साथ लगाते हो तो वो उस सरफेस एरिया के साथ क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। सही है, हर पॉइंट पर क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इसलिए कर्व सरफेस में हर सरफेस के साथ वेक्टर एरिया असाइन करना क्या होता है, लाजमी बन जाता है। हर सरफेस के साथ वेक्टर एरिया असाइन करना लाजमी बन जाता है। बाकी फ्लैट सरफेस में आप सिर्फ एक ही जगह पर वेक्टर एरिया, सिंगल वेक्टर एरिया हम यूज करते थे उस सरफेस एरिया को वेक्टर तौर पर रिप्रेजेंट करने के लिए। सही है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको मजीद आगे ले जाएंगे। अब आपको बात समझ आ गया कि किसी भी सरफेस, ये कर्व सरफेस यहाँ पर कोई कर्व सरफेस का मतलब क्लोज सरफेस कोई भी हो सकता है, कोई भी शेप का हो सकता है, सर्कल की फॉर्म में हो सकता है, रेक्टेंगल की फॉर्म में हो सकता है, स्क्वायर की फॉर्म में हो सकता है, मुरब्बा, कोई भी हो सकता है ना। उसके अंदर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर फाइंड करोगे किसी भी चार्ज का, तो फिर आपने सबसे पहले क्या काम करना होगा, जो ये फार्मूला है ना, ये फार्मूला आप तब यूज करोगे जब सरफेस क्या हो, फ्लैट हो। सरफेस आप फ्लैट का किस तरह बनाओगे, आपने इस होल सरफेस को क्या कर देना चाहिए, स्मॉल स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देना। किस तरह स्मॉल स्मॉल पीसेस में, जिस तरह अभी मैंने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया था इस तरह। सही है, स्मॉल स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देना चाहिए। सही है, ये क्या है, सारे स्मॉल स्मॉल पीसेस बन गए। सही है, अब यहाँ पर ये भी फ्लैट हो गया, ये भी तमाम तर जो सरफेसेस वो क्या बन गए, फ्लैट। अब हर सरफेस को आप एक वेक्टर एरिया दे सकते हो। ये इसका वेक्टर एरिया बन गया, ये इस सरफेस का 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 वेक्टर एरिया बन गया। सही है, ये इस सरफेस का वेक्टर एरिया बन गया। तो हर सरफेस का अपना अपना वेक्टर एरिया है जो उस सरफेस के साथ बिल्कुल क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसलिए फिर हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। सही है, तो आपको यहाँ तक बात समझ आएगी। सही है, तो यहाँ पर मैंने डायग्राम क्या किया, सिर्फ एक ही पेज को रिप्रेजेंट किया। ये भी ये जो तमाम तर स्पेयर है ना, तमाम तर स्पेयर इसी तरह स्मॉल स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर ये दरमियान में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, वो क्या होती है, आउटवर्ड। सही है, आउटवर्ड, इस तरह आउटवर्ड निकलती है। सही है, तो हर पेज से क्या होगा, हर स्मॉल पीस से क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगे, गुजरेंगे। सही है,
तो इस तरह मैं कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रहा हूँ, शो कर रहा हूँ, सही है। पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड, तो इसलिए इस पेज से भी क्या हो रहा है, ये जो नहीं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इस पेज से भी इस तरह क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगे। हर पेज से हर स्मॉल पेज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगे, गुजरेंगे। मैंने सिर्फ एक ही पीस यहाँ पर दिखाया है। और इसका वेक्टर एरिया किस तरह होगा, इस एरिया के साथ, इस सरफेस एरिया के साथ बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्या है इसका वेक्टर एरिया, ये है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इसी डायरेक्शन में निकल रही है और इसका वेक्टर एरिया क्या है, ये मैंने यहाँ पर ड्रा किया डेल्टा ए, और ऊपर एरो इसलिए लिखा है कि ये वेक्टर एरिया है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और यहाँ पर मैंने उसके ऊपर निशान लगाया है, सही है। तो जब आप एक स्मॉल पेज का क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करोगे ना, इस स्मॉल पेज को, तो फिर इन तमाम का क्या करोगे, तमाम का इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एक का आपने फाइंड कर लिया, फिर दूसरे तीसरे चौथे सबका इलेक्ट्रिक, हर पीस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या करो, फाइंड करो, फिर उन तमाम को ऐड करो। जब उन तमाम को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, जो आंसर आएगा वो इस पूरे स्फीयर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, सही है। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, कुछ आपके लिए एक्सप्लेनेशन लिखा है कि डिवाइड द इंटायर सरफेस इनटू स्मॉल पेजेस एंड ईच पेज बिकम अ फ्लैट। सी इन तमाम, अब मैंने क्या बताया कि वो फार्मूला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वो फार्मूला तब लगेगा जब आप इस तमाम सरफेस को क्या करोगे, स्मॉल पीसेस में डिवाइड करोगे ताकि हर सरफेस प्लेट बन जाए, फिर आप ये फार्मूला यूज कर सकते हो। इंटायर सरफेस को आपने क्या कर देना है, तमाम सरफेस को स्मॉल पेजेस में डिवाइड कर देना है ताकि हर पेज क्या बन जाए, प्लेट बन जाए। कर्व्ड सरफेस इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस मैंने आपको बता दिया जिस तरह ये है, वो आप सिंगल वेक्टर एरिया से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। हर सरफेस के लिए, हर पेज के लिए आपने क्या करना है, अपना वेक्टर एरिया क्या कर देना है, ड्रा कर देना है, ताकि वो हर पेज को क्या करे, वेक्टर तौर पर रिप्रेजेंट करे। हर एरिया को, हर स्मॉल एरिया के साथ आपने अलग अलग वेक्टर एरिया लगा देना है, सही है। अब इसके बाद क्या कर देना है कि सरफेस एरिया ऑफ एवरी सिंगल पेज, सही है, जिस तरह यहाँ पर, अब ये क्या होगा, इसका सरफेस एरिया होगा, सही, ये क्या होगा, इसको सरफेस एरिया, हर पेज के इस तरह, यहाँ पर बहुत सारे पेज होंगे जिस तरह पर मैंने डायग्राम बनाया था। हर पेज का क्या होगा, अपना अपना एरिया होगा, A1 A2 A3, जिस तरह आप A1 दोगे इसको A2 A3 A4, इस तरह स्मॉल पेजेस, इस तरह यहाँ पर स्मॉल पेजेस, हर एक को अपना अपना एरिया का नाम दोगे, A1 A2 A3 अप टू AN मतलब जितने भी होंगे, सही है। फिर इसी तरह हर पेज का अपना क्या होगा, एक वेक्टर एरिया होगा, इसी तरह A1 A2 A3 अप टू AN, सही है। फिर इसी तरह हर का क्या होगा, हर पेज से क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे, मतलब हर पेज का अपना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगा, सही है। हर पेज से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलग अलग निकले होंगे, जिस तरह यहाँ पर निकलते हैं। मैंने एक ही पेज को आपके लिए यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। उसी तरह हर पेज का फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा। ये पेज 1 आपने नाम दिया तो इसका क्या होगा, E1, जब इसी तरह दूसरा को A2, तीसरे से E3 अप टू EN, सही है। अब हम क्या करेंगे, इसका स्मॉल डेरिवेशन है। अब डेरिवेशन करके फिर लास्ट में हम इस डेरिवेशन से बहुत ही सारे पॉइंट डिराइव कर सकते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपके एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। आपने इस रिजल्ट को फिर याद रखना है। अब मैंने क्या करना है, इस तमाम पेजेस का क्या कर देना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर देना है, उसको ऐड कर देना है, वो क्या बन जाएगा, इस क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन जाएगा, सही। यहाँ पर मैंने डेरिवेशन लिखा है, सही है। अब यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसी तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ 1, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 अप टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स n, मतलब तमाम इस एरिया का अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। इस एरिया का मतलब इसी तरह स्मॉल, जिस तरह मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया था, मैं फिर से बना रहा हूँ, सही है। ये क्या है, एक डायग्राम। हर एरिया का क्या होगा, अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। हर एरिया का क्या होगा, अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। इस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलग होगा, इस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलग होगा, इस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलग होगा। जितने इलेक्ट्रिक एरिया होंगे उतने ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएंगे। तो मैंने 1 2 3 सिर्फ 3 रिप्रेजेंट किया, बाकी जितने होंगे आप खुद भी लिख सकते हैं ताकि हम एक डेरिवेशन निकाल सकें, सही है। इस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1, इसका 2, इसका 3 अप टू n तक जाती जाएंगे। तो इसी तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या है, E डॉट है। तो मैंने अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले पेज के लिए, मतलब इस पहले के लिए फाइंड करना है तो क्या बन जाएगा, E1 A1, वेक्टर एरिया भी A1 हो जाएगा। इसी तरह A2 दूसरे के लिए अप टू, इसी तरह E3 के लिए E3 A3 आप लिख सकते हो अप टू EN, सही है। अब आप लाजमी नहीं है कि यहाँ पर 3 4 लिखो, बस सिर्फ जनरली आपने इक्वेशन को क्या कर देना है, समझाने के लिए क्या कर देना है, मैंने E1 E2 लिखा है। इसी बात 4 5 6 कुछ भी लिख सकते हो। अब इन तमाम को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, हमारे साथ एक रिजल्ट आएगा। अब नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसी तरह E1 डॉट A1, यहाँ पर क्या आएगा, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और वेक्टर एरिया। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल है, वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। तो जब आप डॉट को रिमूव करोगे, तो जब हम डॉट रिमूव करते हैं तो हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करते हैं, कोस थीटा। तो इसलिए मैंने डॉट को रिमूव कर लिया, स्केलर फॉर्म में इसको लिख लिया, तो कोस थीटा सबके साथ क्या आएगा, डॉट रिमूव किया, कोस थीटा अप टू EN, सही है। अब याद रखना
यहाँ पर कोस थीटा, अब यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल क्या बन रहा है आपको नजर भी आ रहा है। ये वेक्टर एरिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दोनों क्या है, सेम ही डायरेक्शन में आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं और वेक्टर एरिया से, ये वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दोनों के दरमियान एंगल क्या बने, दोनों क्या है, पैरेलल है। आपको नजर भी आ रहा है दोनों क्या है, पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में, इस तरह दोनों क्या है, पैरेलल। जब दो पैरेलल होंगे तो वहां पर थीटा क्या बनता है, एंगल क्या बनता है, 0 डिग्री। तो इसलिए मैं थीटा की जगह क्या लिखूंगा, 0। हर जब जिधर थीटा आएगा मैं वहां पर 0 लिखूंगा। सी तो कोस थीटा 0, यहाँ पर थीटा 0 0 0, मैंने 0 0 लिख लिया। सी थीटा की जगह मैंने क्या लिख लिया, 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल क्या बन रहा है, 0, दोनों क्या है, पैरेलल है। तो इसलिए अब यहाँ पर मुझे एक बात समझ आ गई कि कोस थीटा 0 किसके इक्वल है, कोस थीटा 0 किसके इक्वल है, सिंपल कोस थीटा 0 1 के इक्वल है। तो इसलिए कोस थीटा 0 1, तो कोस 0 किसके इक्वल होगा, 1। जब 1 ई और ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा वो भी क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने फिर क्या लिखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 किसके इक्वल है, E2 किसके इक्वल है, E3 और E3 किसके इक्वल है, E। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, सेम है। अब ये किस तरह सेम है, मैं यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक फार्मूला लिख रहा हूँ, सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैं यहाँ पर फार्मूला लिख रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 phi Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, सही है। ये हमारे साथ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक फार्मूला है, मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर ये चार्ज बिल्कुल सेंटर में पड़ा हुआ है, बिल्कुल क्या है, सेंटर। आपने पढ़ा भी हुआ है कि सेंटर से किसी पॉइंट तक का डिस्टेंस, हर पॉइंट तक डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। जिधर सेंटर से आप सर्कल के किसी भी पॉइंट तक जाओगे, सरकमफेरेंस तक जाओगे, तो हर पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, सही है। तो चार्ज कहाँ पर पड़ा हुआ है, इस चार्ज से हर पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम। हर पॉइंट तक ये सेंटर से क्या हो रहा है, चार्ज सेंटर में पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, सी। तो हर पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, सेम है। हर पॉइंट का क्या है, डिस्टेंस सेम है। तो इसलिए एक बात तो सेम हो गया कि जो है चार्ज है वो सेंटर में पड़ा हुआ है ना, चार्ज सेंटर में पड़ा हुआ है। तो चार्ज जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है ना, वो चार्ज सेंटर में पड़ा हुआ है और हर पॉइंट, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका तमाम का डिस्टेंस क्या है, सेम है। क्योंकि रेडियस से मतलब सेंटर से किसी पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस तो सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस। यहाँ पर तो डिस्टेंस सेम है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिल्कुल सेंटर से निकली है और सेंटर से किसी सरफेस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। सरफेस तक का डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। सेंटर से किसी सर्कल के किसी पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। रेडियस तो ये तमाम सेम होंगी, ये तमाम क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, मगर हम इसको क्या कर रहे हैं कि ये तमाम क्या है, सेम है। क्योंकि सेंटर से चार्ज सेंटर में पड़ा हुआ है तो तमाम का डिस्टेंस सेम। डिस्टेंस तो सेम हो गया। अब यहाँ पर जब डिस्टेंस सेम होगा ना, तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, सेम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, सेम होगी। तो इसलिए मैं E1 E2 E3 की बजाय सिंपल क्या लिख लेता हूँ, E, क्योंकि तमाम का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, सेम। क्योंकि सेंटर में पड़ा हुआ है तो सबका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इक्वली डिस्टेंस पर पड़े हुए, इक्वली डिस्टेंस में निकल रहे हैं ना, डिस्टेंस भी क्या है, सबका सेम है। जब डिस्टेंस सेम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, सेम होगी। अब चार्ज, आप बताओगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पर भी डिपेंड कर रहा है। चार्ज बिल्कुल क्या है, एक हम चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं बढ़ा रहे हैं ना, चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं बढ़ा रहे। अगर हम चार्ज का यहाँ पर लेट सपोज 1 कूलम चार्ज पड़ा था, या लेट सपोज 1 कूलम चार्ज, हम 1 कूलम से 2 कूलम कर रहे हैं, 3 कूलम कर रहे हैं, तो फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज होगी। यहाँ पर हम चार्ज भी क्या है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज भी क्या है, नहीं बढ़ा रहे। चार्ज भी क्या कर रहे हैं, नहीं बढ़ा रहे। तो इसलिए जब चार्ज नहीं बढ़ा रहे और डिस्टेंस भी सबका सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हर पेज का क्या होगा, सेम होगा। हर पेज से सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे। इसका मतलब ये हो गया, अगर इस पेज से एक मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा, तो इस पेज से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इससे भी सबसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेगा, निकलेगा। तो इसलिए मैं E1 E2 E3 की बजाय सिंपल क्या लिख लूंगा, E, सही है। ये सब किसके इक्वल होगा, E, सी, क्योंकि सबका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सेम है। अगर एक एरिया से 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे या एक निकलेगा, तो दूसरे एरिया से भी एक निकलेगा, तीसरे से भी, चौथे से भी एक निकलेगा। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेट का मतलब क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E। मैंने सबको E को बिल्कुल क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, सही, क्योंकि ये सबका सेम है। बाकी एरिया A1 उसी तरह, A2 उसी तरह, A3 अप टू AN। सी, ये कोस 0 का समझ आपको आ गया कि कोस 0 किसके इक्वल होता है, 1। तो 1 सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही E1 A1 आ जाएगा। सी, उसका तो क्या हो गया, किस्सा खत्म। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी सबका सेम है, तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब ये डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 अप टू N, सही है। इसका मतलब क्या है, नेट सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर।
ये क्या है हमारे साथ, ये क्या रिप्रेजेंट करे कि ये स्मॉल ये पेज का एरिया 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, मैंने सिर्फ 3 एरिया लिखे हुए इसलिए ताकि मैं इक्वेशन ड्राइव कर सकूं। तो ये क्या होगा, ये इन तमाम एरिया को A1, A2, A3, A4, ये क्या हमारे साथ एक स्फेयर है, एक हमारे साथ क्या है स्फेयर है। हम एग्जांपल किसका ले रहे हैं, स्फेयर का ले रहे हैं, सही है। तो यहाँ पर हमारे साथ ये स्फेयर है, जब मैं इन तमाम पेचेस का एरिया को सम करूंगा ना तो ये किसका, इस टोटल स्फेयर का एरिया बन जाएगा, यानी क्योंकि 1 2 3 4 इन तमाम स्मॉल पेचेस को मैं ऐड करूंगा तो तमाम स्फेयर का एरिया आएगा। तो इसलिए मैं इन तमाम की जगह लिख सकता हूं ना कि नेट सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर, टोटल नेट का मतलब क्या है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर, याद रखना। तो इसी तरह नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, हम नीचे की तरफ आ रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला क्या था, 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई ई नॉट मल्टीप्लाई बाई क्यू, यहाँ पर मैंने क्या क्या 4 पाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी में क्या था भूल गया था, सही है। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई ई नॉट मतलब एब्सोल्यूट परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाई क्यू और आर स्क्वायर, ये हमारे साथ क्या है इलेक्ट्रिक। मैंने ई की जगह क्या लिख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जगह क्या लिख लिया, उसका फार्मूला लिख लिया, सी इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह उसका फार्मूला लिख लिया। और नेट सरफेस इसका मतलब क्या है, किसी भी सरफेस का अगर आप एरिया फाइंड करोगे तो उसका सरफेस एरिया फाइंड करोगे, सर्कमफेरेंस फाइंड करोगे तो उसका फार्मूला क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख लिया 4 पाई आर स्क्वायर, से क्योंकि ये इन तमाम पेचेस को, जब इन तमाम पेचेस के एरिया को आप ऐड करोगे तो एक स्फीयर का एरिया आएगा। तो स्फीयर का एरिया आप फाइंड करोगे, उसका फार्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो मैंने 4 पाई आर स्क्वायर लिख लिया। तो यहाँ पर ये आर स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सही है। ये 4 क्या हो जाएगा, इस 4 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सही है। और ये 5 इस 5 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सिंपल क्या बच जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू, ये चार्ज बच गया और नीचे ये ई नोट एब्सोल्यूट परमिटिविटी बच गई। ये हमारे साथ फाइनल रिजल्ट आ गया कि किसी भी क्लोज सरफेस का अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करोगे ना तो वो किस तरह फाइंड करोगे, उस चार्ज का मैग्नीट्यूड और नीचे ई नोट मतलब एब्सोल्यूट परमिटिविटी, वहां पर उस चार्ज में आपको वो चार्ज किस मीडियम में पड़ा हुआ है। तो यह तक हमारा डेरिवेशन होगा। अब इस फार्मूले को मैं मजीद समझाऊंगा कि ये क्यू और ई नोट इसका मतलब क्या है कि इस फार्मूले में चार्ज आ रहा है और ई नोट एब्सोल्यूट परमिटिविटी आ रहा है, या हमें क्या रिजल्ट दे रहा है। अब इसको मैं मजीद एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा कि ये फार्मूले हमें क्या मतलब क्या रिजल्ट दे रहा है। तो उसको मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा, इसका हर पॉइंट अभी बताऊंगा। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हो, इसको नोट करते हो तो आप नोट कर लेना, मैं साइट पे हो जाता हूँ। इसके बाद हम जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। तो मैं साइट पे हो रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब उसी हमने फार्मूला को क्या कर लिया, ड्राइव कर लिया कि किसी भी क्लोज सरफेस एरिया का हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरह फाइंड करते थे, किसी भी क्लोज सरफेस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरह फाइंड करते थे। तो हमने ये फार्मूला क्या कर लिया, ड्राइव कर लिया कि किसी भी क्लोज का सरफेस का जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब उस सरफेस से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे, तो उसको हम क्या नाम देते थे, फ्लक्स। मतलब उस सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, किसी भी क्लोज सरफेस का, उसके अंदर कोई चार्ज पड़ा हो तो उसका हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरह फाइंड कर सकते हैं। ये फार्मूला हमने क्या कर लिया, ड्राइव कर लिया। अब ये फार्मूला में क्या रिजल्ट दे रहा है, इस फार्मूले को क्या करना, इस फार्मूले को मैथमेटिकल तौर पर क्या करना है, हमने ये समझना है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना किसी भी क्लोज सरफेस एरिया का, वो क्या कर रहा है कि वो किस चीज़ पर, अब इस फार्मूले में क्या आ रहा है, चार्ज आ रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना किसी भी क्लोज सरफेस एरिया का अगर आप फाइंड करोगे ना तो वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन है। किस तरह, लेट सपोज मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। यह हमारे साथ एक पॉजिटिव चार्ज दरमियान में, सही। अगर इस पॉजिटिव चार्ज की में मैग्नीट्यूड, लेट सपोज पहले मैग्नीट्यूड इसका क्या था 10 कूलम, चार्ज था Q1 था, पहले मैंने क्या रखा था Q1, उसका मैग्नीट्यूड कितना था 10 कूलम। अब मैंने 10 कूलम से इसका मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया 20 कूलम कर दिया, सही है। इसी Q का जो Q1 चार्ज था दरमियान में पड़ा था, मैंने इसका जो मैग्नीट्यूड था मतलब उस कूलम क्या है, चार्ज का यूनिट, पहले 10 कूलम था, अब मैंने 20 कूलम कर दिया। अब 10 कूलम में लेट सपोज इस चार्ज से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से क्या कर रही थी, निकल रही थी, सही है। जब उसका मैग्नीट्यूड क्या था 10 कूलम था, सही है, 10 कूलम था। अब मैंने उस चार्ज का जो दरमियान में पड़ा हुआ है, पहले उसका मैग्नीट्यूड क्या था 10, अब मैंने जो दरमियान में ये चार्ज पड़ा हुआ है इसका मैंने मैग्नीट्यूड क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। पहले स्मॉल चार्ज था, फिर मैंने बड़ा चार्ज 20 मैग्नीट्यूड का रख दिया। तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही ज्यादा। अब कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से निकले, मतलब इस सरफेस से जितनी लाइंस निकलेंगे ना, जितने इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेंगे तो वो क्या होगा, फ्लक्स होगा। फ्लक्स क्या है, सिंपल एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का निकल जाना, उसको हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अगर मैं क्या करूं,
मैग्नीट्यूड बढ़ा दो 20 करो, तो फिर उसका जो अगर चार्ज की मैग्नीट्यूड आप बढ़ाओगे तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ज़्यादा हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ज़्यादा हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा होगी मतलब उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा। जब इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा ना तो तब क्या होगा, उससे ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे। तो इस तरह अगर मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होंगे, ज़्यादा निकलेंगे। सही, इस तरह ज़्यादा निकले। तो आपको समझ आ गया, अगर आप चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे ना, छोटा चार्ज था पहले, उससे कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे। अगर आप बड़ा चार्ज रखोगे तो उससे ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे। मतलब एरिया से ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का निकल जाना, इसका मतलब क्या, फ्लक्स ज़्यादा होगा ना। तो इसलिए अगर चार्ज कम था तो कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, चार्ज ज़्यादा तो ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या होगा, सिंपल आप क्या कह सकते हो, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चार्ज के मैग्नीट्यूड के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ गया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बढ़ जाएगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो गया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा, कम होगा। ये बढ़ गया तो वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इसी तरह जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का है वो इनवर्स रिलेशन है ई नोट, मतलब मीडियम के साथ। अब इसका मतलब क्या है कि लेट सपोज यहाँ पर ये चार्ज पड़ा हुआ है ना, ये चार्ज है ना, इस चार्ज के इर्द गिर्द जो मीडियम है वो कोई भी चीज़ नहीं है। यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर मौजूद है ना, वो यहाँ पर क्या है, फ्री स्पेस है। सही है, फ्री स्पेस। सही है, फ्री स्पेस का मतलब क्या है, यहाँ पर वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये, जब आप चार्ज को हवा में रखते हो, फ्री स्पेस का मतलब क्या है, एक चार्ज आपने उठा लिया, एक क्लोज सरफेस के अंदर रख लिया, उस क्लोज सरफेस में सिर्फ हवा मौजूद है, कुछ भी नहीं मौजूद है। सही है, तो जब फ्री स्पेस होगा ना तो फिर क्या होगा, ये फार्मूला आप क्या करोगे, यूज करोगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है व्हेन देयर इज वैक्यूम, वैक्यूम या एयर। सही है, वैक्यूम भी क्या, फ्री स्पेस को कहते हैं। इन द स्फीयर, जब किसी भी स्फीयर, ये हमने एक क्लोज सरफेस लेकर उसके अंदर एक चार्ज रख लिया तो उस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे ना। जब स्फीयर के अंदर कुछ भी ना हो, वैक्यूम हो, हवा हो सिर्फ, देन हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई ई नोट, क्यू डिवाइडेड बाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अगर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर नजर भी आ रहा है ना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ई नोट के साथ क्या है, जो हमारे साथ एब्सोल्यूट परमिटिविटी है ना, वो क्या हो जाएगी, उसके साथ इनवर्स रिलेशन है। अब किस तरह से, तो ये है कांस्टेंट मगर हमें रिजल्ट दे रहा है। किस तरह, लेट सपोज अगर मैं क्या करूं, जो मैंने उसी तरह क्लोज सरफेस एरिया लिया है, उसके दरमियान मैंने एक चार्ज ले लिया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसी तरह क्या करेंगे, निकलेंगे। अगर मैं क्या करूं, अब चार्ज को उठाओ, उस कोई भी मीडियम में रख लो। मीडियम का मतलब क्या है, मैंने इस चार्ज को उठा लिया क्लोज सरफेस से, कोई भी क्लोज सरफेस है, स्क्वायर क्लोज है, सर्कल है, मैंने उसको चार्ज को उठा लिया। लेट सपोज हवा से मैंने उठा लिया, इसको मरकरी के अंदर रख दिया। हवा से मैंने लेट सपोज यहाँ पर मैंने मरकरी यूज किया, सही है, मरकरी डाल दिया, मीडियम, कोई भी मीडियम कुछ भी हो सकता है। मैंने उस चार्ज को उठा लिया, पानी में डाल दिया, फिर वहाँ पर क्लोज सरफेस है, उससे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो, तो यहाँ पर मीडियम कुछ भी हो सकता है। मैं मरकरी रख लूँ, सही है, मरकरी को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, Hg से। मैं मरकरी यूज़ कर लूँ, वाटर H2O यहाँ पर यूज़ करूँ, मतलब चार्ज को उठा वाटर में रख लूँ। तो पहले क्या था, फ्री स्पेस था, अब मैंने कौन सा मीडियम यूज़ किया, वाटर वाला। तो तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, याद रखना। फिर हम ये फार्मूला, व्हेन देयर इज अ मीडियम, जब मीडियम आएगा ना, स्फीयर के अंदर मीडियम आएगा, स्फीयर के अंदर आप कुछ डालते हो ना, सही है, तो फिर ये वाला फार्मूला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू चार्ज डिवाइडेड बाय ई नोट। ई नोट का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ई आर का मतलब रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहाँ पर हमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो रहा है कि मीडियम के आने से, यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा है ई आर, मतलब मीडियम के आने से रिलेटिव परमिटिविटी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इनवर्स रिलेशन है। मीडियम के आने से क्या होगा, फ्लक्स कम होगा, जो फ्लक्स है वो क्या है, इनवर्स रिलेशन है किसके साथ, रिलेटिव परमिटिविटी का। सही है, अब अगर किसी भी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी ज्यादा था, उसका फ्लक्स क्या होगा, कम। अगर किसी भी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी कम, तो उसका फ्लक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। सही, उसका फ्लक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। इसी तरह आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर पानी का अपना रिलेटिव, मरकरी का अपना रिलेटिव परमिटिविटी होता है, इसी तरह मेटल का रिलेटिव परमिटिविटी अलग है, जो क्या इन्फिनिटी। ये आपके बुक में एक डायग्राम भी गिवन है, रिलेटिव परमिटिविटी, कूलम लॉ जो हमने पढ़ा था, वहाँ पर मैंने रिलेटिव परमिटिविटी को बहुत ही कंप्लीट डिटेल से पढ़ा था। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या है, ये क्या है, एब्सोल्यूट। ई नोट हमारे साथ एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, ये किसका परमिटिविटी है, फ्री स्पेस का। रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, हम किसी भी मीडियम की जब परमिटिविटी मालूम करते हैं ना, तो उसको फ्री स्पेस की परमिटिविटी से कंपेयर करके निकालते हैं। तो जब कंपेयर करके निकालते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। लेट्स सपोज ये क्या है, जो ई नोट की वैल्यू क्या है, 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻12। ये किसकी वैल्यू, ई नोट, एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू। अब रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू आपके बुक में एक डायग्राम गिवन है, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रबर का अपना लिखा हुआ है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सही है, ये सही भी हो सकता है, मतलब मैंने कंफर्म मैं नहीं बता सकता। वाटर का क्या है, 78 है,
इसी तरह में 78 है वाटर का, 78 है। मेटल का क्या है, इन्फिनिटी है। बाकी कुछ भी हो सकता है, एल्यूमिनियम का कुछ भी हो सकता है, 3 4। तो उसका मतलब क्या है, ये वहाँ पर लिखा हुआ, वहाँ पर जो बुक में गिवन है वो रिलेटिव परमिटिविटी है। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या है, लेट सपोज मैं कह रहा हूँ कि एल्यूमिनियम का, लेट सपोज कि उसका रिलेटिव परमिटिविटी ER क्या है, 3 है। तो 3 का मतलब ये कि वो 3 गुना है एज कंपेयर टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी। जब आप 3 को उठाओगे, क्या करोगे, E0 से मल्टीप्लाई करोगे। E0 की वैल्यू क्या है, 8.85 10⁻⁻12। मतलब 3 को जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तब वो उस क्या होगा, एल्यूमिनियम का क्या होगा, परमिटिविटी होगा। एल्यूमिनियम का क्या होगा, परमिटिविटी होगा। ये क्या, हम सिर्फ ये रिलेटिव परमिटिविटी आपके बुक में गिवन है, हम क्या करते हैं, कंपेयर करके निकालते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी से। अगर लेट सपोज वाटर का 78 है, सही है, रिलेटिव परमिटिविटी 78 है, तो इसका मतलब क्या है, वाटर का जो परमिटिविटी है, सही है, वो क्या है, 78 गुना है एज कंपेयर टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी। मतलब 78 गुना है एज कंपेयर टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो जब आप 78 को E0 के साथ, E0 की वैल्यू क्या है, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ना, तो तब वो उस मीडियम की क्या होगी, परमिटिविटी होगी। तो रिलेटिव परमिटिविटी का है। तो अब मैंने इसको समराइज करके लिखा है कि जब क्या होगा, कोई भी मीडियम नहीं होगा ना, आपके बुक में जो केस गिवन है ना, वो मीडियम नहीं है, वहाँ पर कोई भी मीडियम यूज नहीं करते। तो आपके बुक में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई E0 जब क्लोज सरफेस होगा ना, तो फिर हम ये फार्मूला यूज करते हैं। मगर मैंने जब मीडियम होगा तो फिर ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। मीडियम क्या आने से मतलब ये कि अगर आप कोई भी मीडियम यूज करोगे ना, तो उसकी कोई ना कोई परमिटिविटी होगी, कुछ ना कुछ परमिटिविटी होगी। उस परमिटिविटी को आप E0 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, आपके साथ आंसर आएगा। अब मैंने इसको यहाँ पर कुछ समराइज करके लिखा है कि इंडिपेंडेंट, इस फार्मूले में आपको मतलब ये फार्मूला मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी भी क्लोज सरफेस का, वो किस चीज पर इंडिपेंडेंट है, याद रखना, साइज पर, शेप पर, एरिया पर, पोजीशन ऑफ द चार्ज पर। साइज शेप को हम क्या कह सकते हैं, ज्योमेट्री। मैंने दूसरे वर्डिंग में क्या लिख लिया, ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री, साइज, शेप, ये सारे क्या है, किसी भी मतलब ज्योमेट्री का मतलब क्या है, उसका साइज, शेप, लेंथ इस पर डिपेंड नहीं करता। तो इसलिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस एरिया का साइज पर भी डिपेंड नहीं करेगा, शेप पर भी डिपेंड नहीं करेगा, एरिया पर भी डिपेंड नहीं करेगा, पोजीशन ऑफ द चार्ज पर भी डिपेंड। साइज का मतलब ये है कि वो उसका साइज आप जिस तरह भी साइज लोगे उस पर डिपेंड नहीं करेगा, चार्ज की बात नहीं कर रहा हूँ। शेप पर भी डिपेंड नहीं करेगा। शेप का मतलब ये है, यहाँ पर आपने क्या लिया है, स्क्वायर लिया है, आप स्क्वायर भी ले सकते हो, आप रेक्टेंगल भी ले, ये फार्मूला नहीं है, ये हर इंक्लोज सरफेस के लिए यूज हो सकता है। हर इंक्लोज, चाहे वो स्क्वायर हो, स्क्वायर हो, कोई भी हो, हर इंक्लोज सरफेस के लिए आप इस फार्मूले को यूज कर सकते हो। तो हर के लिए मैंने बताया कि एग्जांपल हमने सिर्फ किसका लिया था, स्क्वायर का लिया था, मगर ये तमाम के लिए एप्लीकेबल है। आप स्क्वायर के एरिया के लिए, रेक्टेंगल, कोई भी एरिया के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हो। दूसरा क्या है, ये शेप पर डिपेंड नहीं करता है कि इसका शेप किस तरह, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है। ये एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, इसका एरिया स्मॉल है, छोटा है, सही है। पोजीशन ऑफ द चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। पोजीशन ऑफ द चार्ज का मतलब क्या है, ये चार्ज नहीं, आपने यहाँ पर इस फार्मूले में कहीं आपको डिस्टेंस का जिक्र नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, सिर्फ क्या है, चार्ज आ रहा है और E0 मतलब एब्सोल्यूट परमिटिविटी का जिक्र आ रहा है। मतलब ये सिर्फ इन दोनों पर डिपेंड करेगा, मगर इसके अलावा किसी और चीज पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इसलिए ये डिस्टेंस पर मतलब पोजीशन ऑफ द चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा, मतलब डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर लेट सपोज आप इस चार्ज को ना, यहाँ पर चार्ज पड़ा हुआ है, अगर आप इस चार्ज का पोजिशन इस सेंटर से क्या करोगे, यहाँ पर लाओ, पहले सेंटर में पड़ा था, आपने इसका पोजीशन चेंज किया, यहाँ पर ले आए, तो ये फिर भी फ्लक्स क्या होगा, वही होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा। पहले अगर इस सरफेस से 10 लाइंस निकल रही होंगी, अगर आप इसको सेंटर से यहाँ तक लाओगे, अब भी कितने लाइंस निकलेंगे, वही 10 लाइन लेंगे, मतलब 10 लाइन ही निकलेंगे, अब भी फ्लक्स क्या होगा, 10। इसलिए तो ये सेंटर पर डिपेंड नहीं करता। अगर आप इस चार्ज को सेंटर से यहाँ पर लाओगे, तो अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले 10 लाइंस निकलेंगे, बाद में भी कितने होंगे, अगर आप चार्ज की पोजीशन को चेंज करोगे, बाद में भी कितने लाइंस निकलेंगे, 10 लाइंस ही निकलेंगे। तो इन पर डिपेंड नहीं करता, याद रखना। ये अक्सर आपसे एमसीक्यूज में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एमसीक्यूज में, शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं। मगर ये डिपेंड किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, मीडियम पर डिपेंड करेगा। ये आपको नजर भी आ रहा है कि मीडियम के आने से रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी। तो मीडियम की आने से ये क्या होगा, ये मीडियम के आने से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कम होता है, तो इसलिए मीडियम के आने से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम होता है, तो ये मीडियम पर डिपेंड करेगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज पर, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज मैंने आपको समझाया भी था, अगर आप स्मॉल चार्ज यूज करोगे तो उससे कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे, मतलब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगा। अगर आप लार्ज चार्ज यूज करोगे तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे। मीडियम का मतलब क्या है, अगर आप इस फ्री स्पेस यूज करेंगे तो उससे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे, मतलब वहां पर जो मीडियम है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कम मतलब क्या करेगा, ब्लो करेगा, ज्यादा ब्लो नहीं करेगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए इनवर्स रिलेशन है।
और अगर आप मीडियम, अगर पहले आप चार्ज किया था फ्री स्पेस में पड़ा था, अगर आप उसको कोई मीडियम में रख लेते हो, वाटर में रख लेते हो, मरकरी में रख लेते हो, कोई मेटल में रख लेते हो, सही है, तो वो क्या कर फिर उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम होगी, क्योंकि पहले फ्री स्पेस में था, उस चार्ज के इर्द गिर्द जो स्पेयर में पड़ा था कोई चीज़ नहीं था, वो स्पेयर खाली था। तो आपने उस स्पेयर के अंदर पानी डाल दिया, फिर उसके अंदर आपने क्या कर दिया, चार्ज रख दिया। आप उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करोगे तो फिर वो वहाँ पर जो मीडियम में पानी हो गया, मरकरी जो भी होगा, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो फिर मीडियम के आने से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम होती है। तो यहाँ पर इनवर्स रिलेशन भी है। तो यहाँ तक हमारे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस एरिया इंक्लूजिंग अ चार्ज, तो यहाँ तक ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर आपको लेक्चर पसंद आ गया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लेक्चर को दोस्तों के साथ शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। अगर फिर भी इंसान है ना, कोई भी पॉइंट मिसिंग है या कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आ गया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो टिल देन, अल्लाह हाफिज़।